नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। ये क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय की होगी। तो पिछले हमने दिल्ली सल्तनत का अध्ययन किया। दिल्ली सल्तनत के तहत हमने गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ लिया है और गुलाम वंश के शासकों के अध्ययन के दौरान हमने ये भी पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पर किस तरह विदेशियों का आक्रमण होता है और उस विदेशी जाति में एक मंगोल जाति होती है और मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर होता है। किस तरह दिल्ली के जो तत्कालीन सुल्तानों के द्वारा दिल्ली सल्तनत को बचाया जाता है मंगोल आक्रमण से और किस तरह बुद्धिमत्ता का परिचय दिया जाता है और किस तरह मंगोलों के साथ संघर्ष किया जाता है और दिल्ली सल्तनत की रक्षा की जाती है। अब हम बात करेंगे आज मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो मंगोल जाति है उसने दिल्ली सल्तनत में, अभी हमने गुलाम वंश पढ़ा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के समस्त शासकों के दौरान कब कब आक्रमण किया और क्या क्या क्षति पहुंचाई, उसके क्या दूरगामी परिणाम दिखाई देते हैं हमको, दिल्ली सल्तनत की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित किया, इसके बारे में आज अध्ययन करें। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के आक्रमण। पहले हमें ये जानना होगा कि मंगोल कौन थे। मंगोल एक बर्बर और असभ्य जाति थी जो बहुत ही लड़ाकू जाति थी और उसने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किस तरीके से किया और दिल्ली सल्तनत की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया। तो बात करते हैं मंगोलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगोलों का उदय। तो मंगोलों का उदय के बारे में बात करते हैं। मंगोल कहाँ, कौन सी जाति थी, कहाँ निवास करती थी, क्या कैसे रहती थी, कैसी इनकी संस्कृति थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चीन आपने सुना होगा, चाइना। आजकल तो वैसे भी सुर्खियों में चाइना कोविड-19 की वजह से। तो चाइना के उत्तरी भाग में एक गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, उसमें ये जाति निवास करती थी, मंगोल जाति, और ये कबीलों में निवास करते हैं और आपस में संघर्ष रहते थे, आपस में ही कबीले लड़ते रहते। जब मंगोल जाति के बारे में बात की जाती है, मंगोल जाति बहुत ही बर्बर और असभ्य लोग रहते थे और हर तरह का मांस सेवन करते थे। ये भी कहा जाता है कि ये आदमी का मांस भी सेवन करते थे। मंगोल जाति के लोग हैं जो पशुपालन करते थे, मुख्यतः घोड़ों का पालन मुख्य रूप से करते थे। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। धीरे धीरे इस जाति के लोगों ने क्या किया, इसमें से एक चंगेज खान, जिसे तेमुचिन भी कहते हैं, तेमुचिन नाम का व्यक्ति जन्म लेता है और इस जाति को सभी कबीलों को मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में परिणित कर देता है, मतलब एक देश के रूप में, और सभी कबीले के लोगों को आपस में एक कर देता है और आसपास अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और ये मंगोलों का साम्राज्य दुनिया के अंदर बहुत ही विस्तृत साम्राज्य स्थापित होता है और मंगोलों का इतिहास में अत्यधिक रोल रहता है। तो बात करते हैं मंगोलों की। मंगोल साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। फारस का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, ईरान का क्षेत्र, चाइना का क्षेत्र और दक्षिणी रशिया के क्षेत्रों को मिलाकर मंगोल साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा की जाती है और मंगोल साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत तक लगती है, दिल्ली सल्तनत के पास आ जाती है। तो इस वजह से मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के शासकों में टकराव होता है। अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिम सीमांत की समस्या। अब मंगोल किस तरफ से आए, तो हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान में सारे जो जितने भी विदेशी आक्रांता रहे हैं ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही आए हैं, क्योंकि इधर जो हिंदुकुश पर्वत है, ये हिंदुकुश वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये पर्वत कहाँ है, दिखाई देगा आपको, पाकिस्तान में। तो इनके अंदर जो दर्रे थे ये क्या करते थे, भारत को मध्य एशिया से, ईरान से, ख्वारिज्म से, अफगानिस्तान से और रशिया, चाइना से जोड़ते हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी दर्रे, लेकिन इधर से अगर कोई आक्रमण करेगा तो वो तो बहुत ही जटिल और कठिन रहेगा। तो इधर से आक्रमण करने में विदेशी जातियों के लिए आसानी रही, क्योंकि ये व्यापारिक मार्ग में स्थल रूप से भी पहले भारत से जुड़ा हुआ। तो बात करते हैं हिंदुकुश पर्वतमाला की। तो हिंदुकुश पर्वतमाला वर्तमान में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जो इस पर्वतमाला है उसमें दर्रे से आपको सीधी सरल भाषा में बताऊं तो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। दर्रे से मतलब है पहाड़ों के बीच का रास्ता, पहाड़ों के बीच का रास्ता, उसे ही दर्रा कहा जाता है, जो जिससे आवागमन में आसानी होती है और किसी भी
किसी भी सेना को आसानी से भारत में प्रवेश करने के लिए जो रास्ता होता है उसे दर्रे कहते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला के दौरान हम दर्रों की बात करते तो उसमें कुरम, टोची, खैबर, बोलन ये दर्रे हैं। और बोलन मैंने 2 बार लिख दिया। एक गोमल दर्रा है, गोमल कहते हैं जिसे, गोमल। इन दर्रों के माध्यम से विदेशी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने में बहुत ही आसानी और सहजता हुई और इन्हीं मार्गों से आकर उन्होंने व्यापार भी किया भारतीयों के साथ और इन्हीं मार्गों के द्वारा आक्रमण भी किया। अगर बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारियों की तो आपने सुना होगा हूण, शक, कुषाण, युची, यूनानी, अरब, तुर्क, मंगोल, ये ईरानी है। इन्होंने इन्हीं दरों के माध्यम से और इन्हीं रास्तों से भारत पर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों की। दिल्ली सल्तनत के शासकों के दौरान किन किन मंगोल शासकों ने किन किन के नेतृत्व में आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत को कितना नुकसान पहुंचाया। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश आपको याद होगा जो हमने गुलाम वंश के दौरान पढ़ा था और इल्तुतमिश का शासनकाल भी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 1211 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक, 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जिसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान की और दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया था। तो इल्तुतमिश के समय की बात करते हैं तो ख्वारिज्म की बात करते हैं अपन। तो ख्वारिज्म में आप समझोगे ईरान, जो ईरान का शासक था, ईरान का शासक था, उसको मंगोल नेता चंगेज खां के द्वारा, जिसने मंगोल जाति को एकत्रित करके राष्ट्र के रूप में परिणित कर दिया था। तो मंगोल जाति को एकत्रित करके ईरान पर चंगेज खां ने आक्रमण किया और वहाँ का जो शासक था उसे भगा दिया अपने क्षेत्र से और वहाँ पर अधिकार कर लिया चंगेज खां ने। तो उसी दौरान उस शासक का एक पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी क्या करता है, ईरान से भागकर ख्वारिज्म से भागकर, जिसे ईरान को क्या कहा जाता है, ख्वारिज्म से भागकर क्या करता है, भारत की सीमाओं के पास आ जाता है। तो भारत की सीमाओं के पास आ जाता है तो चंगेज खां उसका पीछा करते करते हुए वो भी भारत की सीमाओं के पास आ जाता है। तो इल्तुतमिश के समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है। तो इल्तुतमिश ने यहाँ बड़ी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और आसानी से और विवेकपूर्ण इस समस्या का समाधान किया। जलालुद्दीन मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी मंगोलों के विरुद्ध, चंगेज खान के विरुद्ध, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे मना कर दिया किसी तरह की सहायता देने से और चंगेज खां के द्वारा एक स्वतंत्र शासक की जो सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि उसने तटस्थता यहाँ दिखाई थी। वह इल्तुतमिश यहाँ तटस्थ था तो स्वतंत्र शासक की सीमाओं का इसने सम्मान किया चंगेज खां ने और इस पे दिल्ली सल्तनत पे कोई आक्रमण किया और इस तरह दिल्ली सल्तनत के नवोदित साम्राज्य को इल्तुतमिश ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। अगर इस समय मंगोलों का आक्रमण होता तो दिल्ली सल्तनत को रौंद दिया जाता, क्योंकि मंगोल अपनी चरम अवस्था पे थे इसी समय के दौरान। तो इस तरह जलालुद्दीन मंगबर्नी को प्यारपूर्वक, स्नेहपूर्वक इसने मना कर दिया और एक बार मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए टल जाता है। और इसी दौरान बात करते हैं रजिया सुल्तान की। जो रजिया सुल्तान इसकी पुत्र थी इल्तुतमिश की पुत्र थी रजिया सुल्तान, जिसने 1236 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बीच में रुकनुद्दीन फिरोज भी आया था, लेकिन वो कुछ समय मात्र के लिए था। तो यही समस्या रजिया सुल्तान के समय आती है। सली बहादुर कौन होता है, जो मंगोलों का एक नेता होता है, नेतृत्व करता, उसी के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण होता है। मैं विशेषता आपको बताऊं, मंगोल एक जाति ऐसी है जो लूटपाट करने के इरादे से आती थी और सरपट जो घोड़े दौड़ने वाले थे, इनके द्वारा ये तेज गति की भांति आते थे और लूट खसोट करके पुनः भाग जाते थे और इनका कोई इरादा कोई स्थायी शासन स्थापित करने का नहीं था। इन्होंने कभी भी किसी क्षेत्र पर अधिकार करने की उद्देश्य से कभी आक्रमण नहीं किया। तो मंगोल कहते हैं 40-40 घंटे घोड़ों की पीठ पे बैठने वाली जाति थी, जो किसी तरह की आलसी जाति नहीं थी और इतनी संघर्षशील जाति थी। तो सली बहादुर के नेतृत्व में रजिया के काल में आक्रमण होता है। तो उसी दौरान क्या होता है, रजिया द्वारा भी बुद्धिमती का परिचय देते हुए अपने पिता की भांति प्यार पूर्वक जब कुतलुग निगार खां द्वारा जो
जो सिंध का शासक था, किसी तरह की जो इनसे सहायता मांगी जाती है, लेकिन रजिया ने भी उनको मना कर दिया क्योंकि मंगोलों से टकराना दिल्ली सल्तनत के लिए सही नहीं था। और इसी तरह जो मंगोलों ने भी जो स्वतंत्र शासक की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, और इसी तरह रजिया के समय भी मंगोल आक्रमण से दिल्ली बच जाती है। अब नासिरुद्दीन महमूद के समय में बात करते हैं तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा है हमने, जो बलबन का दामाद था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में क्या होता है, नासिरुद्दीन महमूद का समय भी आपको पता होगा 1246 ईस्वी से 66 ईस्वी तक शासन किया था। किस समय तक किया था? 1246 ईस्वी से लेकर 66 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया था। तो इस समय मंगोलों और सल्तनत के संबंधों में काफ़ी फ़र्क आता है और ये इनके अच्छे खासे संबंध स्थापित हो जाते हैं मंगोलों के साथ। और नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय तो कहते हैं मंगोल शासकों ने अपने दूतों का भी आदान प्रदान किया और इनमें आपसी तालमेल अच्छा हो जाता है। और उस समय के दौरान नासिरुद्दीन महमूद के समय कोई भी विनाशकारी मंगोल आक्रमण नहीं होता है दिल्ली सल्तनत में। अब बात कर पाते हैं बलबन। तो बलबन का शासनकाल भी आपको पता होगा, जो हमने पढ़ा है 1267 से लेकर 87 ईस्वी, 1267 से लेकर 87 ईस्वी के दौरान 1266-67 से है ये, 1266 ईस्वी से लेकर 87 ईस्वी के दौरान जो मंगोलों का आक्रमण होता है। इस समय के दौरान क्या होता है, मंगोलों के आक्रमण में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और मंगोलों का ताबड़तोड़ आक्रमण होने लग जाता है। बलबन के समक्ष सीमाओं की सुरक्षा की समस्या आ जाती है। इसी कारण से कहते हैं बलबन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता और मजबूती प्रदान करने का कार्य किया, क्योंकि उसे अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए समय नहीं मिल पाया। और जो दिल्ली सल्तनत पहले से जो क्षेत्र इसके पास था उसी पे उसने ध्यान दिया और अन्य क्षेत्रों पे अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। उस दौरान अब बलबन के समय से समस्या आई और पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत में आक्रमण हो रहा है। ये हमने पहले भी बताया, जितनी भी विदेशी जातियाँ आई है वो पश्चिम उत्तर क्षेत्र से ही आई है। तो इन्हीं क्षेत्रों पे तो जो बलबन ने अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर दिया। और बलबन द्वारा क्या किया जाता है, बलबन के द्वारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र है इनको दो प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो सुनम और एक समाना, दो प्रांतों में विभाजित किया जाता है, सुनम और समाना। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, बलबन के द्वारा एक योग्य सूबेदार की नियुक्ति की जाती है मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए। तो उनमें नाम होता है, उसने अपने यहाँ पुत्र को भी नियुक्त किया, दो पुत्रों की नियुक्ति की जाती है, मोहम्मद खां और बुगरा खां। और एक शेर खां नाम का व्यक्ति था, उसकी नियुक्ति की जाती है, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली सूबेदार और सेनापति था। तो इन्होंने मंगोलों का जबरदस्त प्रतिरोध किया और मंगोलों को किसी दिल्ली सल्तनत के पे आक्रमण करने नहीं दिया और मंगोलों को पश्चिमोत्तर सीमा पे रोक दिया जाता है। अब सुनम और समाना प्रांत में विभाजन किया और बलबन के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य चौकियां पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बनाई जाती है और नए नए दुर्गों का निर्माण किया जाता है। वहाँ अफगान सैनिकों की नियुक्ति की जाती है मंगोलों से बचने के लिए। और खुद बलबन के द्वारा दिल्ली के तख्त को छोड़ा नहीं जाता है और वहाँ से पूरी की पूरी निगरानी इस पर रखी जाती है सारी की सारी। और मंगोलों के विरुद्ध सैन्य और रसद सहायता दिल्ली से पहुंचाई जाती है और अपने पुत्रों की नियुक्ति वहाँ कर दी जाती है। तो इस समय जो बलबन के पुत्र हैं मोहम्मद खां और शेर खां, उनके द्वारा ज़बरदस्त मंगोलों को प्रतिरोध किया जाता है और मंगोलों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। एक 1285 ईस्वी में तैमूर खां जो मंगोलों का नेतृत्व करता था, मंगोल नेता था, उसका आक्रमण होता है। या नियुक्त है इसके मोहम्मद का पुत्र है बलबन के, लेकिन इस समय क्या होता है, मंगोलों को तो पराजित कर दिया जाता है, लेकिन धोखे से बलबन के पुत्र मोहम्मद खां की हत्या तैमूर के द्वारा कर दी जाती है। और ये बलबन को बहुत ही अत्यधिक आघात लगता है और उसके दौरान ही आपको पता है, क्योंकि मोहम्मद खां एक योग्य पुत्र था उसका और उसको बलबन ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के समाचार सुनकर बलबन अत्यधिक टूट जाता है और अंत में उसकी मृत्यु का कारण यही बनता है, क्योंकि बलबन उस समय वृद्धावस्था में था।
और जब बुगरा खां को बंगाल का नवाब बना दिया जाता तो सारी की सारी जिम्मेदारी मोहम्मद खां के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी बलबन ने मंगोलों का प्रतिरोध जारी रखा और उत्तर पश्चिमी सीमांत पर और विशेष ध्यान देकर मंगोलों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अब बात करते हैं मोहम्मद खां की। जो मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है और इसी दौरान बलबन के अंतिम समय में क्या होता है, मिस्र में जो हलाकू जो मंगोलों का नेता था, मंगोलों ने आक्रमण ईरान, अफगानिस्तान, रूस, चाइना सभी साम्राज्यों पे किया था। उसी दौरान मिस्र का जो साम्राज्य है, जिसे मेसोपोटामिया मिस्र का जो साम्राज्य है, इजिप्ट कहते हैं, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है। इजिप्ट में क्या होता है, मिस्र के शासक द्वारा जो हलाकू मंगोल नेता था उसको बुरी तरह से पराजित किया जाता है और इस तरह मंगोलों की शक्ति कम हो जाती है। उस समय दौरान तो मंगोलों के आक्रमण में भारत पर कमी आ जाती है। अब बात करते हैं जलालुद्दीन और मंगोल। हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अब पढ़ेंगे हम। जलालुद्दीन खिलजी जो गुलाम वंश के शासकों के पश्चात खिलजी वंश का शासन आता है, तथाकथित गुलाम वंश का अंत होता है और खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है। उसी का जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी होता है। तो उस समय भी मंगोलों के आक्रमण हुए और मंगोलों के आक्रमण का उन्होंने भी बहुत सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी को क्या बलबन के द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत पर नियुक्त किया गया था मंगोलों के विरोधी। तो जलालुद्दीन खिलजी को अच्छी खासी समझ थी और मंगोलों के आक्रमण से वो काफ़ी परिचित था। तो उस दौरान क्या होता है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठ जाता है। 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठ जाता है और 1296 ईस्वी तक तख्त पर रहता है और इस अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या करके तख्त हासिल कर लिया जाता है। तो 1292 ईस्वी में क्या होता है, जो मंगोलों का नेता होता है अब्दुल्ला, जो हलाकू का ही एक वंशज होता है, जो हलाकू की बात करते हैं जिसको मिस्र में पराजित होना पड़ा था, तो उसका आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पे। तो उस समय क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी की सेना द्वारा मंगोलों को बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है और उनके आक्रमण को असफल कर दिया जाता है। उसमें से एक सरदार था उलुग खां, जो अपने 4000 सैनिकों के साथ दिल्ली आ जाता है और जलालुद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है और दिल्ली के आसपास उन्हें रहने की इजाज़त दी जाती है। और ये जो लोग मंगोल यहाँ आकर बसते हैं और इनके द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, इन्हें नव मुसलमान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 4000 समर्थकों सहित उलुग खां यहाँ पे आता है और जलालुद्दीन की पुत्री से विवाह कर लिया जाता है और इन्हें नव मुसलमान की संज्ञा दी जाती है। नव मुसलमान की संज्ञा दी जाती है और आगे जाते अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्होंने विद्रोह किया था गुजरात आक्रमण के दौरान। तो उस दौरान नव मुसलमानों को बुरी तरह कई कत्ल कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। तो ये बात है जलालुद्दीन की। और अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय विशेष बहुत ही ज़्यादा जो मंगोल आक्रमणों में इनमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो योग्य और प्रतिभाशाली शासक था। उसने साम्राज्य विस्तार के साथ बहुत ही दिलेरी के साथ मंगोलों के आक्रमण का विरोध किया और मंगोलों को सफल नहीं होने दिया, अंततः मंगोलों को पराजित किया। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमणों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो उसी दौरान 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी है जो 1296 ईस्वी में शासक बनता है और 1308 ईस्वी तक रहता है। 1296 को शासक बनता है और 1308 ईस्वी तक रहता है। तो उसके दौरान मंगोलों के आक्रमण में वृद्धि होती है। 1299 ईस्वी की बात है, सल्दी जो मंगोलों का नेता था उसके नेतृत्व में आक्रमण होता है। तो उसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो जफर खां एक सेना नायक था उसकी नियुक्ति पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में कर दी है। जफर खां बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली
सेना नायक था और जफर खान ने इस आक्रमण को असफल कर दिया और सल्दी को मार दिया गया और मंगोल सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। मंगोल सेना, मैंने विशेषतः आपको बताया था, मंगोलों का उद्देश्य धन की लूटपाट करने से आते थे और ये जो धन की लूटपाट करके पुनः तेज गति से वापस लौट जाते थे। अब सल्दी को मार दिया गया जफर खान के द्वारा। तो उसी दौरान सल्दी की मृत्यु का बदला लेने के लिए कुतलुक ख्वाजा 2 लाख की सेना सहित दिल्ली सल्तनत पे चढ़ाई कर दी और दिल्ली सल्तनत पे चढ़ाई करने के पश्चात इस आक्रमणों को भी प्रतिरोध है जो खिलजी शासकों के द्वारा और उनके योग्य सेना नायकों द्वारा किया जाता है। लेकिन संयोग से इसमें क्या होता है, जफर खान मारा जाता है, लेकिन ये आक्रमण भी मंगोलों का असफल रहता है। अब बात करते हैं तारगी। इस समय मंगोलों का बहुत ही जो तीसरा आक्रमण होता है तारगी के नेतृत्व में होता है, जो तारगी मंगोलों का नेतृत्व करता था और जिसके नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण होता है। तारगी 1,20,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली सल्तनत पे चढ़ आता है और इस समय विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती है। मजबूरन अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किले में शरण लेनी पड़ती है। सीरी के किले की बात करते हैं तो दिल्ली के पास में सीरी का किला जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को जाकर छुपना पड़ता है और 2 महीने तक मंगोलों की सेना घेरा डाले हुए रहती है। अब की बार मंगोलों का सीधा उद्देश्य था दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करता है, नहीं तो रास्ते में वो मार्ग में लूट खसोट करते हुए आते हैं, लेकिन अब की बार तेज गति से सीधी दिल्ली सल्तनत पे उन्होंने आक्रमण किया। तो 1,20,000 की सेना लेकर आने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किले में दूर शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया और 2 महीने तक इन्होंने घेरा डाले रखा। अंततः विवश होकर तारगी अपनी सेना लेकर पुनः लौट जाता है। अब की बार मंगोल आक्रमण से निजात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ऐसे पाई जाती है। अब एक आक्रमण होता है 1304 से 4 ईस्वी में होता है, 1304-5 ईस्वी के दौरान। तो इसका नेतृत्व करते हैं अली बेग और ख्वाजा। और जो पीछे जो तारगी आया था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किले में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया था, वो भी इनके साथ में आता। और इसमें क्या होता है, अब की बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोलों का बहुत ही बुरी तरीके से नरसंहार किया जाता है, मंगोलों की हत्याएं की जाती है और इस आक्रमण का इतना ज़बरदस्त सफल प्रतिरोध जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है और मंगोलों के मन में ये भय व्याप्त कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अली बेग खां, ख्वाजा खां और ताश खां को क्या बंदी बना लिया जाता है और तारगी इस युद्ध में मारा जाता है। और इस युद्ध में कहते हैं अली बेग, ख्वाजा ताश और मंगोलों के सिर काट के सुल्तान के समक्ष भेज दिए जाते हैं और सीरी के किले की दीवारों में इन मंगोलों के सिरों को चुना दिया जाता है। बहुत ही अत्यधिक मंगोल सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है और इनकी स्त्रियों और इनकी संतानों को गुलाम बना लिया जाता है। अत्यधिक नरसंहार किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बात करते हैं 1306 ईस्वी में, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम आक्रमण होता है मंगोलों का। 1306 ईस्वी में कबग इनका नेता होता है मंगोल शासकों का और इसके नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया जाता है, जिसका मलिक काफूर द्वारा ज़बरदस्त प्रतिरोध किया जाता है और कबग की सेना को पराजित किया जाता है। मलिक काफूर के बारे में हम आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। मलिक काफूर एक हिंजड़ा था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीदा था 1000 दिनार में, इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में मलिक काफूर का अत्यधिक योगदान रहा है। अब जो खिलजी वंश के पश्चात तुगलक शासकों के दौरान भी मंगोल आक्रमण की अत्यधिक समस्या नहीं आए, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि मंगोलों की शक्ति में कमी आ जाती है और जो मध्य एशिया में तैमूर नामक का तुर्क शासक होता है उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया में किया जो मंगोल जाति को दबा दिया जाता है। इसी दौरान मंगोलों द्वारा इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया जाता। तो तुगलक शासकों के काल में ये मंगोल आक्रमणों की इतनी बड़ी समस्या नहीं और इनके आक्रमण में कमी आ जाती है। अब मंगोल आक्रमण की बात करें भारत पर तो इसका क्या प्रभाव है, पहले अपन बात करें सीधी। तो मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया
और दिल्ली सल्तनत की राजनीति को शासकों की नीति संचालन को अत्यधिक प्रभाव मंगोल आक्रमणों की वजह शासकों द्वारा अपने प्रशासन पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया गया और सैन्य शक्ति की बढ़ोतरी की गई और सैन्य शक्ति के लिए इन्हें पैसों की आवश्यकता थी और इन्होंने अत्यधिक कर और राजस्व वसूल किया जनता से और दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण के कोई दीर्घगामी परिणाम नहीं, लेकिन इन्होंने जन धन की हानि पहुंचाई। मंगोल मुख्यतः लूटपाट के इरादे से ही भारत में आते थे और कुछ समय पश्चात लूटपाट करने के पश्चात पुनः चले जाते थे। अब बात करते हैं मंगोल आक्रमणों के दौरान क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा सैन्य चौकियों की स्थापना की गई, इनसे बचने हेतु और अपनी सेना में कई सैनिकों की भर्ती की गई और ये अनावश्यक भार दिल्ली सल्तनत पे शासकों पे रहा और इन्होंने अलग अलग दुर्गों का निर्माण करवाया गया जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आते हैं, उन रास्तों पर जिन रास्तों से मंगोल आते हैं। तो इस तरह आज हमने पढ़ा मंगोल और सल्तनत काल के दौरान किस तरह मंगोलों का आक्रमण होता है और सल्तनत की राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो इस दौरान हमने सल्तनत काल के जो वंश है उनके शासकों के बारे में कब कब आक्रमण किया, किस तरह शासकों ने इस आक्रमण को असफल बनाया, इसके बारे में जाना है। बोलिए यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आए हो, किसी तरह की शंका हो, समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछिए। आप आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जो मैप की सहायता लेते हुए आपको समझाया है, फिर भी कोई समस्या हो पूछना हो तो आप निसंकोच पूछ लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही होगा। धन्यवाद।